एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा एंड वेलकम टू पीटी नीट। जो आज चैप्टर हम लोग करेंगे वो रहेगा आपका चैप्टर नंबर 10 क्लास 11 के एनसीईआरटी का। चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। चैप्टर बहुत ज्यादा छोटा है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग अभी आगे बहुत जगह देखेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर में, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स आप देखेंगे जहां पे आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशनल डिवीजन क्या हो रहा है, रिडक्शनल डिवीजन मीन्स क्या है, कहाँ पे माइटोसिस टर्म यूज किया जा रहा है, कहाँ पे मियोसिस यूज किया जा रहा है। इसीलिए अगर आप लोगों ने जिम्नोस्पर्म देखा होगा ना, तो वहां पे भी बच्चा कंफ्यूज होता है, क्योंकि नहीं पता कि स्पोर बन कहाँ से रहा है, कैसे माइटोसिस हो रही है, कहाँ पे मियोसिस हो रही है। तो बेसिक ये जो चैप्टर है ना, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, भले मैंने इतना लास्ट में पढ़ाया क्योंकि हम लोग सीक्वेंस वाइज चल रहे थे, पहले फर्स्ट यूनिट किया, फिर सेकेंड यूनिट एंड अब अपना थर्ड यूनिट चल रहा है। बट ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका बेस बनाता है, आपको पता चलता है कि कौन सा डिप्लॉयड है, कौन सा हैप्लॉयड है, किसमें किस तरीके का डिवीजन हो रहा है, करेक्ट, क्या प्लॉयडी आएगी, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। आपके नीट के एग्जाम के पॉइंट से भी ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को ऐसा देखो, बहुत ज्यादा ट्विस्ट नहीं किया जाएगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन ट्विस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल होगा, कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड होगा। सिर्फ अगर आपने एक दो बार कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से कर लिया, तो ये चैप्टर वैसा नहीं है जिसको बार बार रिवीजन की जरूरत हो। सेल साइकिल हो जाए या फिर आपका सेल वाला चैप्टर हो जाए, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इन दोनों चैप्टर को बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। आप एक दो तीन बार अच्छे तरीके से कर लो, उसके बाद आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। एक और बात, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। जो भी हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं वहां पे बता दिया जाता है, या फिर अगर आपको कोई भी और भी डाउट आता है पढ़ाई से रिलेटेड, वो भी आप मुझे टेलीग्राम पे जाके मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज इस वीडियो के कॉमेंट में भी जाके बता सकते हो, ठीक है। मैंने हमेशा एक बात बोली है, अगर कोई हेल्प कर रहा है और अगर आपको जरूरत है, कहीं पे आप अटक गए हो और आपको मदद चाहिए, अगर सामने वाला हेल्प कर रहा है, तो मदद लेने में कभी हिचकिचाना मत, ठीक है। तो आपका पढ़ाई से रिलेटेड XYZ कोई भी डाउट रहेगा, आप कमेंट में जाके बताओ कि मैम ये प्रॉब्लम है, नहीं सॉल्व हो रहा है, ठीक है। कोई सा भी डाउट, आपको नहीं पता सिलेबस कैसे करना है, आपको नहीं पता कौन सा टेस्ट लेना है, किस तरीके से टेस्ट के लिए कैसी अप्रोच होनी चाहिए, आपको कोई भी डाउट आता है आप मुझे बताओ, ठीक है। देखो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या लिखा गया है कि एनसीईआरटी लेके बैठना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। आर यू अवेयर दैट द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम ए सिंगल सेल। क्या आपको पता है कि कोई भी, आज हम लोग इतने बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म देखते हैं, इतना बड़ा प्लांट देख लेते हैं, इतना बड़ा ट्री है, ह्यूमंस है, इतने सारे एनिमल्स हम लोग देखते हैं, क्या आपको पता है कि उन सारे की शुरुआत एक सिंगल सेल से हुई थी। कहां से? सिंगल सेल। जब हम लोग जाइगोट देखते हैं, जाइगोट होता है ना, जाइगोट होता है, जाइगोट कैसा होता है? जाइगोट आपका सिंगल सेल ही था, बट आज अपन के अंदर मिलियन ऑफ सेल्स हैं। तो वो जो जाइगोट था, जो सिंगल सेल था, ठीक है, ये कैसे कन्वर्ट हो गया कि आज अपन का इतना बड़ा बॉडी है? कैसे हो गया इतना? क्योंकि ये जो सिंगल सेल था, इसमें कंटिन्यूअसली डिवीजन होता गया। एक सेल थी, 1 से 2 बनी, फिर 2 से 4 बनी, फिर 4 से 8 बनी, फिर 16, फिर 32, इस तरीके से कंटिन्यूअसली डिवीजन होता गया, सेल के नंबर्स बढ़ते चले गए। तो वही यहाँ पे पहली लाइन में वही चीज लिखी गई है कि क्या आपको पता है कि जितने भी बड़े ऑर्गेनिज्म हम लोग देखते हैं आज के टाइम पे, उन सब का जो लाइफ स्टार्ट हुआ था वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट हुआ था। यू मे वंडर हाउ ए सिंगल सेल देन गोज ऑन ए फॉर्म सच ए लार्ज ऑर्गेनिज्म। आपको वंडर होता होगा कि कैसे एक सिंगल सेल आज इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बना दिया है। अब नेक्स्ट लाइन लिखी गई है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। सेल है, होती है, सेल के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, एक सेल है उसमें ग्रोथ होगा और उसमें रिप्रोडक्शन होगा। ग्रोथ मतलब साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगा, साइटोप्लाज्म बढ़ता जाएगा, और रिप्रोडक्शन मतलब सेल में डिवीजन होगा। डिवीजन कैसा? पहले एक थी, फिर इसमें सेल डिवीजन होगा, 2 बनेगा, फिर इन दोनों में डिवीजन होगा, फिर फर्दर 2-2 बन जाएगा, 1 से 2-2 बन जाएगा। यही यहाँ पे लिखा गया है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, किसके? सेल के होते हैं, करेक्ट। अब नेक्स्ट लाइन लिखी गई है कि इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये तो उसी में आ गया, ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू 2 विद ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू डॉटर सेल्स ईच टाइम दे डिवाइड। जब भी कोई पेरेंट, इन्होंने क्या बोला, जैसे मान लो ये एक सेल है, ठीक है, इसको बोल दिया पेरेंट सेल। क्या बोल दिया? पेरेंट सेल, ओके। जब अब ये डिवाइड करेगी तो ये बन जाएगी, ये फर्दर 2 सेल बना दी, तो अब इन दोनों को क्या बोला जा रहा है? डॉटर सेल। क्या बोला जा रहा है इन दोनों को? डॉटर सेल। इसके बाद की नेक्स्ट लाइन लिखी गई है कि दीज न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स। अब क्या होगा? अब ये जो नई डॉटर सेल्स बनी ना, ये नई डॉटर सेल्स बनी, अब ये दोनों पेरेंट सेल की तरह बिहेव करेंगी और फर्दर इन दोनों में डिवीजन होगा। तो पहले 1 से 2 बनी, ये दोनों डॉटर सेल्स थी, ये पेरेंट सेल था, अब ये दोनों बिहेव करेंगी पेरेंट सेल के जैसा। अब इन लोगों में डिवीजन होगा, तो वापस से ये जो 2 डॉटर सेल थी ना, वापस से आपकी 4 सेल्स बना देंगी। यही लाइन यहाँ पे लिखा गया है कि दीज न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स कैन देमसेल्फ ग्रो एंड डिवाइड। ये जो नई डॉटर सेल्स बनी है, इनमें भी ग्रोथ होगी और इनमें भी डिवीजन होगा।
giving rise to new cells population that is formed by the growth and the division of a single parent cell and its progeny. In other words, such cycle of growth and division allow a single cell to form a structure consisting of million of cells. यही जो ग्रोथ और डिवीजन होता रहता है कंटिन्यूसली, जो लगातार ग्रोथ हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो रहा है, जो लगातार सेल डिवीजन चल रहा है, यही रीजन होता है कि एक सिंगल सेल से आज मिलियन ऑफ सेल्स आपको देखने को मिलता है. तो बेसिकली इस पूरे पैराग्राफ में ये लिखा गया है कि हम लोग देखते हैं ना, हम लोग क्या देखते हैं कि कोई भी एक आज के टाइम पे हम लोग इतने बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म देख लिया, करेक्ट. हम लोग ह्यूमंस को देखते हैं, हम लोग एनिमल्स को देखते हैं, हम लोग ट्रीज को देखते हैं. क्या सब लोग हमेशा से इतने बड़े से थे? नहीं, सब लोग स्टार्टिंग में कैसे था, एक सिंगल सेल था, एक सिंगल सेल से आज इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बन गया. कैसे बना इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म? क्योंकि जो सेल होता है, सेल ही अपन कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म. हम लोगों ने क्या देखा था सेल के चैप्टर में कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसका बेसिक यूनिट कौन था? बेसिक यूनिट उसका सेल था, करेक्ट. सेल था. हम लोग किससे बने? एक सिंगल सेल से बने. वही जो सेल है उसी के दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. कौन कौन से? एक, उस सेल में ग्रोथ होगी और दूसरा वो सेल रिप्रोड्यूस करेगी. ग्रोथ मतलब साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती रहेगी और रिप्रोडक्शन मतलब सेल डिवीजन करके अपना नंबर बढ़ाएगी. एक तो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो रहा है और प्लस सेल डिवीजन कर रहा है. फिर इन्होंने नेक्स्ट लाइन ये बताई कि जो सेल डिवाइड करेगी उसको हम लोग पेरेंट सेल बोलते हैं, और जब ये डिवाइड करके जो सेल्स बनाती हैं उसको बोलते हैं डॉटर सेल. तो ये खेल यहीं पे रुकता नहीं है. अब ये जो डॉटर सेल बनी, अब ये आपका पेरेंट सेल की तरह एक्ट करती हैं. कैसे? अब ये पेरेंट सेल की तरह एक्ट करती हैं और ये फर्दर डॉटर सेल्स बना देती हैं. तो पहले कितना था? पहले पेरेंट सेल आपकी एक थी, फिर कितने में गई? फिर 2 डॉटर सेल बनाई, फिर कितनी सेल्स बन गई टोटल? फिर 4 बन गई, फिर ऐसे 8 बनेगी, फिर 16, फिर 32. इस तरीके से कंटिन्यूअसली डिवीजन होता रहता है. और आज हम लोग देखते हैं कि एक सिंगल सेल से जो लार्ज ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें मिलियन ऑफ सेल्स आपको देखने को मिला. क्यों? क्योंकि जो सेल था, जो ऑर्गेनिज्म था, उसमें कंटिन्यूअसली, जो उसमें सेल प्रेजेंट थे, उसमें कंटिन्यूअसली ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होता चला गया. रिप्रोडक्शन मींस आपका सेल डिवीजन होता चला गया. ठीक है. इस इतने में बस इतनी लाइन लिखी गई है. मेरे साथ साथ पढ़ते हुए चलना. मैंने अपने जब से एनसीईआरटी स्टार्ट किया मैंने एक ही बात बोली है कि कोई प्रवचन नहीं चल रहा है. पढ़ते हुए चलोगे. आपका देखो, अपना टाइम मत वेस्ट करो. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है ना कि अपना टाइम मत वेस्ट करो. अगर आपको नहीं पढ़ना है तो बंद कर दो, जो मन करे वो करो. किसी भी टीचर का आप मत देखो. अगर आपको नहीं पढ़ना है ना तो आपको किसी का लेक्चर लगाने की जरूरत नहीं है. उस टाइम को यूटिलाइज करो. आपको सोना है आप सो जाओ, आपको फोन चलाना है फोन चला लो, आपको घूमने जाना है घूमने चले जाओ, दोस्तों के साथ मजे करना है कर लो, जो मन करे वो करो, बट अपना टाइम मत वेस्ट करो. एक और बात हम बोलना चाहेंगे इसी के साथ, एक बार रिजल्ट सोच लो कि अगर आप पढ़ रहे हो उससे क्या मिलने वाला है, और अगर पढ़ने के अलावा जो दूसरे ऑल्टरनेटिव्स मैंने आपको बताए वो करोगे तो उससे क्या मिलने वाला है. ठीक है. आपको लाइफ में क्या चाहिए एट द एंड? पढ़ लिख के एक अच्छा आदमी बनना है, पैसे कमाने हैं, या बस आवारागिरी करनी है? ये सब आप पे डिपेंड करेगा. बट अगर लेक्चर लगा रहे हो, मेरा लगा रहे हो, किसी का भी लगा रहे हो, अगर कहीं पे ना आप 1 घंटा दे रहे हो, 2 घंटा दे रहे हो, 3 घंटा दे रहे हो, कोई आकर के आपके सामने मेहनत कर रहा है ना. यूट्यूब पे बहुत सारा फ्री कंटेंट आपको मिलता है, करेक्ट. हम आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, आप बहुत सारे टीचर्स को देखते हो, हर टीचर आजकल आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, करेक्ट. यूट्यूब पे अवेलेबल है. तो जब आपको पूरा क्वालिटी मिल रहा है कंटेंट की, पूरा अच्छा खासा क्वालिटी मिल रहा है, तो आपको वहां से वो फायदा लेना चाहिए. पहले क्या होता था कि बच्चा 1-1 लाख रुपए पे करता था तब जाके उसको एक अच्छा टीचर मिल पाता था. आज जब आपके पास ऑप्शन है तो उसको गंवाओ मत. ठीक है. लेक्चर लगा रहे हो, प्रवचन की तरह मत सुनो. अगर हम बोल रहे हैं तो मेरे साथ साथ बोलते चलो. पहली बार में नहीं समझ में आता, दूसरी बार में बोल दो. एटलीस्ट 2 से 3 बार हम बोलते ही हैं, 2, 3, 4 बार, 5 बार, जितनी बार मन होता है, जितना मुझे ध्यान आता है उतनी बार बोलता है. बस मेरा ट्राई ये रहता है कि क्लास 1 घंटे के अप्रॉक्स चले, उससे ज्यादा एक्सीड ना कर जाए. ठीक है. चलो, नेक्स्ट लिखा गया है कि सेल साइकिल. अब हम लोग सेल साइकिल देखेंगे. देखो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, क्या लिखा गया है कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, करेक्ट. सेल साइकिल मतलब पूरी साइकिल होती है. ठीक है. अब इस सेल साइकिल में आपका इंटरफेज आएगा. ये इतना पार्ट होता है आपका इंटरफेज. क्या होता है? ये होता है आपका इंटरफेज. और जो ये वाला पार्ट होता है ये होता है आपका जो एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, वो आपका इतना ही होता है. तो अगर साइकिल की बात की जाए, साइकिल पूरी होती है, पूरी सेल साइकिल में ही आपका इंटरफेज आ रहा है. पूरी सेल साइकिल में आपको G1, S, G2 सेल डिवीजन सब कुछ आ रहा है आपके सेल साइकिल के अंदर. और सेल डिवीजन सेल साइकिल का एक पार्ट होता है, करेक्ट. क्या लिखा गया है? पहली लाइन ये है कि सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सही बात है कि सेल डिवीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अगर सेल डिवीजन ही नहीं होगा तो फिर कैसे वो अपना नंबर बढ़ाएगी? आज हमारे अंदर मिलियन ऑफ सेल्स कैसे बनेंगी? फिर उसके अलावा सिर्फ साइज ही नहीं बढ़ेगी, अपन का कहीं देखने हम लोग कहीं पे चोट लग जाता है, स्किन सेल्स क्या होती है ना, कोई सेल मर गई, ठीक है, चोट लग गई, जो रिपेयर का काम चल रहा है, जो सेल लॉस्ट हो गई, जो मर गई, उसका जो रिप्लेसमेंट है वो सब आपका सेल डिवीजन ही कराता है.
नेक्स्ट लाइन लिखा गया है कि ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ ए सेल डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक्स प्लेस। जब सेल डिवीजन होता है, ठीक है, जब सेल में डिवीजन होता है तो डीएनए रेप्लिकेशन भी होता है और सेल की ग्रोथ भी होती है, ठीक है। These process cell division, DNA replication and cell growth hence have to take place in a coordinate way to ensure correct division and formation of progeny cells containing intact genome। intact genome मतलब जो आपके क्रोमोसोम नंबर आपके पेरेंट सेल में थे वही आपके डॉटर में भी आने चाहिए। इसलिए क्या होता है, देखो ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो ये आपकी सेल साइकिल है, सेल डिवीजन है, तो मैंने क्या बोला, पहले आपका इंटरफेस चलेगा, फिर आपका एक्चुअल सेल डिवीजन चलेगा या एम फेज चलेगा, ठीक है। हम लोग क्या देखते हैं कि पहले G1 है, फिर S है, फिर G2 होता है, फिर आपका एम फेज होता है। तो ये S में अपन ने क्या देखा, S में आपका डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, करेक्ट। तो ये सारी जो चीजें हो रही है ना, ये सब एक कोऑर्डिनेट मैनर में चलेगा, ठीक है, सब आपका कोऑर्डिनेट मैनर में चलेगा। ये नहीं कि पहले आपको एम फेज चलाना है, फिर आपको G1 चला देना, फिर आपको ऐसा नहीं होगा। एक प्रॉपर तरीका होगा, ठीक है, उस तरीके से आपका पूरा सेल साइकिल चलेगा। पहले आपका सेल ग्रो करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, सेल तो खैर कंटिन्यूअसली ग्रो करेगा, सेल ग्रोथ होती है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, फिर आपका एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। और ये जो कोऑर्डिनेट मैनर में हो रहा है, इसके पीछे रीजन ये है ताकि हम लोग जो भी पेरेंट सेल में जीनोम था वही हम लोग जो प्रोजेनी आई है उसमें भी हम लोग उसी को रख सके, इसलिए कोऑर्डिनेट वे में चलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट लाइन लिखी गई है कि द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच ए सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम सिंथेसिस द अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल इज ए टर्म्ड सेल साइकिल। सेल साइकिल एक्चुअली होती क्या है, जो हम लोग पढ़ते हैं कि सेल डुप्लीकेट हो रही है, ठीक है, सेल अपने जीनोम को डुप्लीकेट कर रही है, हम लोग डीएनए का डुप्लीकेशन देखते हैं, सिंथेसिस हो रही है बाकी के कंस्टिट्यूएंट्स की, जैसे आरएनए की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन आपका बन रहा होता है, इसके बाद जो आपकी सेल डिवाइड हो रही होती है दो डॉटर सेल में, ये सारी चीजों को मिला करके एक टर्म दिया जाता है सेल साइकिल। इन्होंने क्या बोला कि सेल साइकिल एक्चुअली क्या है, सेल साइकिल क्या होता है कि सेल साइकिल वो प्रोसेस है जिसमें सेल अपने जीनोम को डुप्लीकेट करती है, बाकी के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो सारे बनते हैं, और प्लस इसके साथ साथ आपका दो डॉटर सेल भी बन जा रही है। इन सबको मिला करके सेल साइकिल बोला। सेल साइकिल में क्या हो रहा है, सेल की साइज बढ़ रही है, डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, सेल में ग्रोथ हो रही है, करेक्ट, और प्लस एक सेल से दो सेल्स बन जानी, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स अपने पास बन गई। इन सबको मिला करके क्या बोला जाता है, सेल साइकिल। ऑल्दो सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो सेल ग्रोथ होता है, सेल ग्रोथ मतलब साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, लेकिन जो डीएनए होता है वो सिर्फ आपका एक स्पेसिफिक स्टेज जो कि सेल साइकिल की होती है, क्या नाम है उसका, एस फेज, ठीक है। जो सेल ग्रोथ है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा कि जो सेल ग्रोथ है, सेल ग्रोथ कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सेल ग्रोथ लगातार होता रहेगा, लेकिन जो डीएनए की सिंथेसिस होगी, जो डीएनए रेप्लिकेट करता है ना, वो पूरी सेल साइकिल में सिर्फ एक बार करेगा, ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज। कौन से स्टेज में, एस फेज में करेगा। वापस से देख लो क्या लिखा गया है कि जो सेल ग्रोथ है, ऑल्दो द सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, जो सेल ग्रोथ होता है वो एक आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बट जो डीएनए सिंथेसिस होता है वो सिर्फ एक बार आपका होगा, एक सेल साइकिल में डीएनए का जो रेप्लिकेशन होगा वो सिंगल टाइम पे होगा। किस में होगा, एस फेज में होगा। नेक्स्ट लाइन लिखा गया है कि द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम डीएनए, इन्होंने डीएनए को बोलना है, द रेप्लिकेटेड डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डॉटर न्यूक्लियाई बाय अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब देखो हम लोगों ने डीएनए का डुप्लीकेशन कराना क्यों जरूरी था, क्योंकि हम लोगों ने क्या बोला कि हम लोग को जो जीनोम है, जो पेरेंट में है, वही अपन को प्रोजेनी में चाहिए, इसलिए तो डीएनए का डुप्लीकेशन होना जरूरी है। पहले एक था, अगर उसको दो में डिवाइड करना है तो एक को तो दो तो करना पड़ेगा ना, तो वही आपका दोनों डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम और डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डॉटर न्यूक्लियाई बाय अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट। यही जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है, यही दोनों डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है, और किस के थ्रू हो रहा है, एक कंप्लीट सेल डिवीजन की सीरीज चलती है, उसके थ्रू डिवाइड होता है। और दीज इवेंट आर देमसेल्फ अंडर जेनेटिक कंट्रोल, मतलब वही जेनेटिक कंट्रोल के अंदर ही आपका आता है। इस पूरे पैराग्राफ में ये लिखा गया। देखो अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा, हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग क्या होता है कि एक हम लोग क्या देखते हैं, आज अपन बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म देखते हैं, ठीक है, लार्ज ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, क्या स्टार्टिंग से ही वो लार्ज था, नहीं, पहले वो सिंगल सेल था, तो इस सिंगल सेल से जो मिलियन ऑफ सेल्स बन गई, वो कैसे बन गई, क्योंकि सेल जो कि एक बेसिक यूनिट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसमें कंटिन्यूअसली ग्रोथ होती रही और रिप्रोडक्शन होता गया। रिप्रोडक्शन मींस व्हाट, रिप्रोडक्शन मींस कंटिन्यूअसली सेल डिवाइड कर रही थी, एक था, एक से दो बना, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बन गई। अब ये जो दो डॉटर सेल बनी, ये भी आपका पेरेंट सेल की तरह एक्ट करेंगी और इनमें भी फर्दर ग्रोथ और डिवीजन हो जाएगा। इस तरह से आपकी एक सिंगल सेल से आज मिलियन ऑफ सेल्स बन गई। इसके बाद यहाँ पे बताया गया कि जो सेल डिवीजन होता है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल डिवीजन होगा ही होगा। फिर उन्होंने ये बोला कि जब हम लोग सेल साइकिल पढ़ते हैं, सेल साइकिल में हम लोग डीएनए का रेप्लिकेशन देखेंगे, जो बाकी के कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उनकी सिंथेसिस देखेंगे, जैसे आरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा, सेल डिवीजन होगा, और ये जितनी भी चीजें हो रही है ना, वो सब आपके एक कोऑर्डिनेट मैनर में होंगी। मतलब
सब मिल करके आपका काम चलेगा। ये नहीं कि पहले कुछ हो जा रहा है फिर कुछ हो जा रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा गया कि सेल साइकिल में आपका डीएनए डुप्लीकेट हो जाता है, सिंथेसिस होती है। लाइन मैंने आपको बता दी, सिंथेसिस होती है बाकी के कंस्टिट्यूएंट्स की, और प्लस इसके साथ साथ एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट लाइन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो सेल ग्रोथ होता है, सेल ग्रोथ जो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सेल ग्रोथ होता रहेगा पूरी सेल साइकिल में, बट डीएनए रेप्लिकेट सिर्फ एक बार करेगा, और कब करेगा वो आपका करता है एस फेज में। और क्यों डिवाइड किया? ताकि वो 2 डॉटर सेल्स में इक्वली डिवाइड हो सके। करेक्ट। अब प्रोसेस जो होता है, जो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो रहा है, वो एक सीरीज के थ्रू होता है, जो हम लोग अभी पूरा आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सेल डिवीजन में प्रोफेज पढ़ेंगे, मेटाफेज पढ़ेंगे, एनाफेज पढ़ेंगे, टेलोफेज पढ़ेंगे। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि साइकिल के फेजेस क्या क्या है। फेज ऑफ सेल साइकिल देखो, ए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल इन कल्चर। ठीक है, जब हम लोग यूकैरियोटिक सेल को देख रहे हैं तो हम लोग ह्यूमन सेल को ले रहे हैं। दी सेल डिवाइड, अब यहाँ पे ये लिखा गया है कि जो ह्यूमन सेल है वो कितने बार डिवाइड कर रही है, कितने टाइम में। ह्यूमन सेल जो डिवाइड करती है अप्रोक्सीमेट हर 24 घंटे में ह्यूमन सेल एक बार डिवाइड करती है। ठीक है, 24 घंटे में एक बार डिवाइड की, जिसमें से 23 घंटे में आपका इंटरफेज होता है। ये सब अभी आगे लिखा गया, 23 घंटे में आपका इंटरफेज होता है, और जो बचा 1 घंटे में आपका एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। इस 1 घंटे में आपका एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। इंटरफेज बेसिकली क्या होता है, सुनो, हम लोग सेल साइकिल में 2 फेज पढ़ेंगे। सेल साइकिल में इतना है आपका, ये पोर्शन है आपका इंटरफेज, ये पोर्शन है आपका एम फेज। अब आपको दिख रहा होगा कि इंटरफेज में इंटरफेज सेल साइकिल का एक मेजर पोर्शन ले लिया। एम फेज तो बस इतना ही है ना, एम फेज इतना ही ना, सेल डिवीजन आपका इतना ही हो रहा है ना, बाकी ये जो ज्यादा वाला पार्ट है आपका इंटरफेज है। अब एक बात बताओ, इंटरफेज ने इतना ज्यादा टाइम क्यों ले लिया? क्योंकि देखो, हम लोग खाना बनाते हैं, खाना बनाने में कितना टाइम लगता है? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। खाना बनाने में इतना टाइम लग जाता है। खाना खाने में कितना टाइम लगा? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इतना टाइम जाता है। बट देखो, जो प्रिपरेशन चली, जो खाना बनाने की प्रिपरेशन चली, उसमें 2-2 घंटे लग गए, 3-3 घंटे लग गए। लेकिन जो खाना हुआ वो आपका 10-15 मिनट के अंदर खत्म हो गया। उसी तरीके से जब सेल खुद को प्रिपेयर कर रही है सेल डिवीजन के लिए, तो उसको 95% टाइम लग जा रहा है सेल साइकिल का। ये अगर आपकी सेल साइकिल है ना, तो इस पूरी सेल साइकिल का 95% अकेला ले लेता है आपका इंटरफेज। बाकी का जो 5% टाइम बचता है, जो 5% टाइम होता है सेल साइकिल का, उसमें आपका एक्चुअल सेल डिवीजन या आपका एम फेज चलता है। क्या बोला मैंने कि जो सेल खुद को प्रिपेयर करती है ना सेल डिवीजन के लिए, वो 95% टाइम ले लेती है। ठीक है, इंटरफेज कितने टाइम तक रहता है? इंटरफेज आपका 95% लेता है सेल साइकिल का, और जो आपका एक्चुअल सेल डिवीजन है, एम फेज है, वो परसिस्ट करता है, 5% टाइम लेता है सेल साइकिल का। कितना? 5% टाइम लेता है। अब एक बात बताओ, ह्यूमन सेल कितनी बार में, कितने टाइम में एक बार डिवाइड करती है? आंसर इज हर 24 घंटे पे ह्यूमन सेल आपकी एक बार डिवाइड कर रही है। इसके बाद लिखा गया है कि क्या हर एक सेल एक ही 24 घंटे में एक बार डिवाइड करती है? तो नहीं, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वैरी करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कितने घंटे में डिवाइड करेगा। तो आपके एनसीईआरटी 2 एग्जांपल ली है, एक तो आपका ह्यूमन सेल का ली है, इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि ईस्ट 90 मिनट में, 90 घंटा बोली, 90 मिनट में आपका ईस्ट एक बार डिवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा कि दिस ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, हाँ, द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो सेल डिवीजन होता है, जो सेल साइकिल होता है, सेल साइकिल का जो टाइम होता है, टाइम ड्यूरेशन, वो हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। अगर ह्यूमन सेल की बात करी जाएगी तो ह्यूमन सेल 24 घंटे में एक बार डिवाइड करेगा, और अगर ईस्ट की बात की जाएगी तो ईस्ट आपका 90 मिनट में एक बार डिवाइड करता है। ठीक है, अब इसके बाद आया कि जो सेल साइकिल होता है उसको 2 बेसिक फेजेस में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज इंटरफेज, सेकंड इन एम फेज। इंटरफेज मींस इंटरफेज में ही सेल खुद को प्रिपेयर करती है डिवीजन कराने के लिए। ठीक है, पूरी क्लास अच्छे तरीके से लगाओ, शायद आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम अपना पूरा 100% देंगे आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद लिखा गया है कि द एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर। एम फेज वो फेज होता है जब आपका एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। बाकी का जो टाइम आपने देखा, इंटरफेज देखा, देखो इंटरफेज में आपकी सेल खुद को प्रिपेयर कर रही है। मैंने क्या बोला? खाना बनाने की प्रिपरेशन चल रही है। एम फेज वो है जब आपका एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। एम फेज क्या है? जब आपका एक्चुअल सेल डिवीजन हो रहा है। कब होता है? आपका एम फेज में होता है। करेक्ट। एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज। ये एक सेल साइकिल है। करेक्ट। ऐसा थोड़ा है कि सिर्फ एक ही बार सेल साइकिल चलेगी, वापस से तो सेल को डिवाइड करना है ना। एक बार ये हुआ, एक बार आपका एम फेज आ गया, तो वापस से सेल साइकिल यहीं से तो स्टार्ट होगी, तब जाके यहाँ खत्म हो रही है। देखो, एक बार सेल साइकिल यहाँ से चली, यहाँ खत्म हो गई एम फेज पे, फिर दोबारा यहीं से चलेगी। ठीक, तो ये अगर इतना पार्ट आपका एम फेज है, यहाँ से चल रही है, तो एक बार तो आपका आ गया इंटरफेज,
इसके बाद दोबारा इंटरफेज आएगा। तो ये जो एम फेज है किसके किसके बीच में आ रहा है, दो सक्सेसिव इंटरफेज के बीच में आ रहा है। तो यही लाइन यहाँ पे लिखा गया है कि एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेजेस बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज, दो लगातार जो सक्सेसिव एम फेज है उनके बीच का जो टाइम बचेगा उसी को इंटरफेज बोल रहा है। दो सक्सेसिव एम फेज के बीच का जो टाइम है वो होता है आपका इंटरफेज। It is significant to note that the in 24-hour average duration of cell cycle of the human cell division proper last only for एन आर। मैंने क्या बोला था कि 23 घंटे आपका इंटरफेस चलेगा। ह्यूमन सेल की बात करिए, ह्यूमन सेल कितनी देर में डिवाइड कर रही है, 24 घंटे में एक बार आपकी ह्यूमन सेल डिवाइड कर रही है। उस 24 घंटे में, जैसे 24 घंटे में एक बार डिवाइड करना है, 24 घंटे में 23 घंटे आपका चलेगा, सेल खुद को प्रिपेयर करेगी डिवीजन के लिए। 24 घंटे में से 23 घंटे चलेगा आपका इंटरफेस, और जो बचेगा 1 घंटा, 1 घंटे आपका क्या चलेगा, 1 घंटे आपका चलेगा एक्चुअल सेल डिवीजन। क्या चलेगा आपका एक्चुअल सेल डिवीजन। इतना समझ में आ गया। यही लाइन यहाँ पे लिखी गई है कि जो 24 घंटे था एवरेज ड्यूरेशन थी सेल साइकिल की ह्यूमन सेल में, उसमें 1 घंटे ही आपका सेल डिवीजन चलता है, 1 घंटे ही आपका सेल डिवीजन चलता है। जो इंटरफेज होता है वो 95% ड्यूरेशन ले लेता है सेल साइकिल का। देखो, सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर, द इंटरफेज लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। 23 घंटे, 24 घंटा था, 24 घंटे पूरी सेल साइकिल चल रही थी ह्यूमन सेल की, उसमें से 95% टाइम कौन ले लेता है, इंटरफेज। मतलब 23 घंटे ले लेता है इंटरफेज। जो 1 घंटा होता है उसी में आपका एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, उसी में आपका क्या हो रहा है, उसी में आपका एम फेज चल रहा है। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, इतने में हम लोगों ने अभी तक ये देखा कि कोई भी ह्यूमन सेल होती है, ह्यूमन सेल कितनी देर में डिवाइड करती है, ह्यूमन सेल 24 घंटे में एक बार डिवाइड करती है। ठीक है, हम लोग 24 घंटे में डिवाइड करिए। क्या हर एक जितने भी हम लोग ऑर्गेनिज्म देखते हैं क्या सबका टाइम ड्यूरेशन सेम है सेल डिवीजन का, सेल साइकिल का? नहीं, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वेरी करता है कि कितने टाइम में उसका एक बार सेल साइकिल चलेगी। वैसे ईस्ट को लिया गया, ईस्ट में कितनी देर में चलता है, ईस्ट में एक सेल साइकिल कंप्लीट होने में 90 मिनट का टाइम लगता है। ह्यूमन में कितना लग रहा है, 24 घंटे का टाइम लग रहा है। इसके बाद सेल साइकिल को उन्होंने 2 फेजेस में डिवाइड किया, फर्स्ट इज इंटरफेज एंड सेकंड इज एम फेज। इसके बाद इन्होंने ये बोला कि जो एम फेज है, एम फेज ही आपका एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। एक्चुअल सेल डिवीजन मींस जहां पे आपका एक्चुअल सेल डिवाइड होगी, एक सेल से जहां पे आपकी 2 सेल बनेगी वो जगह यही आपकी एम फेज होती है। तो भाई ये पूरा पोर्शन क्या है, इस टाइम पे आपका सेल खुद को प्रिपेयर करता है, सेल प्रिपेयर कर रहा है डिवीजन कराने के लिए। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरफेज। और ये जो इंटरफेज है ना, ये सेल साइकिल का 95% टाइम ले लेता है। जो 5% टाइम बचता है उसी में आपका एक्चुअल सेल डिवीजन चलता है। 5% टाइम में आपका एक्चुअल सेल डिवीजन चलता है। ह्यूमन सेल कितनी देर में डिवाइड कर रही थी, ह्यूमन सेल 24 घंटे में डिवाइड कर रही थी। तो जब 95% टाइम ले लेगा आपका कौन, इंटरफेज, 95% टाइम कौन ले लिया, इंटरफेज, बचेगा 5% टाइम कौन चलता है, 5% टाइम में आपका एक्चुअल सेल डिवीजन या एम फेज चलता है। तो 1 घंटे चलेगा ह्यूमन सेल की, 1 घंटे आपकी एक्चुअल सेल डिवीजन चलती है, बाकी जो 23 घंटे होता है वो आपका चलता है इंटरफेज। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हो गई। चलो आज एडजस्ट करो, देखते हैं कल से क्या होता है, पता नहीं हुआ। लिखा गया है कि द एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन। एम फेज कहां से स्टार्ट होता है, न्यूक्लियर डिवीजन से, करस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, जिसको कैरियोकाइनेसिस बोला जा रहा है, एंड यूजुअली एंड्स विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म यानी कि साइटोकाइनेसिस। देखो जब हम लोग एम फेज देखते हैं ना, जब हम लोग एम फेज पढ़ेंगे, ठीक है, एम फेज में अपन क्या पढ़ते हैं, एम फेज में सबसे पहले आपका न्यूक्लियर डिवाइड करेगा। क्या, न्यूक्लियस आपका डिवाइड करता है। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियस डिवाइड करता है इसी को टर्म दिया जाता है कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियो मींस न्यूक्लियस होता है, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, इसके बाद आपका साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। इसके बाद आपका हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग यही तो देखते हैं ना, एक सेल है ये, इसमें कंटिन्यूअसली आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज चलता है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, सेल आपकी इस तरीके से आ जाती है। ठीक है, मतलब आपको 2-2 न्यूक्लियस दिखने लगते हैं। इसके बाद क्या होता है कि वो सेल डिवाइड करके आपकी 2 सेपरेट सेल बन जाती है। एक सेल थी, सेल ग्रोथ हुई, ठीक है, 2 न्यूक्लियस आ गए, इसके बाद दोनों सेल सेपरेट हो गई अपने अपने न्यूक्लियस के साथ। यही चीज देखते हैं ना। तो एम फेज में सबसे पहले क्या होता है, पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके बाद आपका साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा यानी कि साइटोकाइनेसिस होगा। नाम से मत कंफ्यूज हो जाना, साइटोकाइनेसिस तो आपको समझ में आ जाएगा कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो रहा है। कैरियो मींस न्यूक्लियस होता है, तो इसी को न्यूक्लियर डिवीजन को क्या बोला जा रहा है, कैरियोकाइनेसिस बोला जा रहा है। तो क्या लिखा गया है कि द एम फेज, जो एम फेज स्टार्ट होता है कैरियोकाइनेसिस से स्टार्ट होता है और एंड हो जाता है आपके साइटोकाइनेसिस पे। पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, फिर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। द इंटरफेज तो कॉल्ड ए रेस्टिंग फेज, इंटरफेज को रेस्टिंग फेज बोला जाता है।
इज द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन। इंटरफेज वो टाइम होता है जब सेल खुद को प्रिपेयर कर रही होती है सेल डिवीजन के लिए, जो कि मैंने आपको बहुत पहले बता दिया, सेल खुद को प्रिपेयर करती है डिवीजन कराने के लिए, इसीलिए इंटरफेज में 95% टाइम ले लेता है सेल साइकिल का। क्या लिखा गया है कि इंटरफेज तो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज, याद रखिएगा इंटरफेज को रेस्टिंग फेज बोला जाता है क्योंकि इस टाइम पे जो सेल है वो खुद को प्रिपेयर कर रही होती है सेल डिवीजन कराने के लिए। और इंटरफेज में क्या क्या होता है, इंटरफेज में आपकी सेल की ग्रोथ हो रही है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, और ये सब एक मैनर में होगा, ठीक है। द इंटरफेज डिवाइड होता है आपके 3 फर्दर फेजेस में, G1, S एंड G2। G1 को गैप 1 बोला जाता है, S को सिंथेसिस फेज और G2 को गैप 2 बोला जाता है। एक बात देखो यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने क्या देखा, ये G1 है, ये S है, ये G2 है, करेक्ट, G1। तो एक बात याद रखना कि जो सेल सबसे ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है वो होती है आपकी G1 फेज में। यहाँ पे सेल आपकी मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, ठीक है। इसके बाद आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस सब में होता है। आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस आपका G1 में भी होगा, आपका G2 में भी होगा। आरएनए और प्रोटीन, इसको लिख लीजिएगा, आरएनए और प्रोटीन आपके सब में बनेंगे। बट एक बात याद रखिएगा कि S में आपका हिस्टोन प्रोटीन बनता है और G2 में आपका ट्यूबुलिन प्रोटीन बनेगा, जो कि बाद में जाके आपके स्पिंडल फाइबर एस्टर को फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे भी आपके प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। सेल की ग्रोथ कंटिन्यूअस होती रहती है, ऐसा नहीं है कि सेल आपको सिर्फ G1 में ग्रो करेगा, सेल आपका कंटिन्यूअस, स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज पे लिखा गया है कि जो सेल की ग्रोथ है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। डीएनए आपका रेप्लिकेट करेगा S पेज में, डीएनए में क्या करेगा, डीएनए आपका रेप्लिकेट करेगा। इसके अलावा एक सवाल और आता है कि जो मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल है वो डुप्लीकेट हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ द सेल। एक बार बताओ, सेल ऑर्गेनेल की डुप्लीकेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? सेल ऑर्गेनेल की डुप्लीकेशन की जरूरत इसलिए पड़ रही है बेटा, सेल ऑर्गेनेल डुप्लीकेट, क्योंकि हमें बाद में 2 डॉटर सेल में डिवाइड करना होगा ना। जैसे एक सेल में होता तो कोई बात नहीं, जैसे अपन ने खाना बनाया, ठीक है, खाना बनाया, अगर एक इंसान को खाना देना है देन इट्स ओके। अगर बाद वही खाना मुझे 2 लोगों में डिवाइड करना है, अगर एक आदमी 2 रोटी खा रहा है और बाद में 2 बच्चे आ गए, अगर मुझे दोनों को 2-2 रोटी देना है तो अपन के पास 4 रोटी होनी चाहिए ना, तो 4 रोटी बनानी पड़ेगी। तो पहले जितने ऑर्गेनेल्स होते हैं, जीवन में क्या होता है, जीवन में आपके सारे ऑर्गेनेल्स डबल होंगे। क्या क्या मैंने बोला, जीवन में सारे ऑर्गेनेल्स डबल हो जा रहे हैं, करेक्ट। सेल की ग्रोथ सब में हो रही है, आरएनए प्रोटीन सब में बन रहा है। अगर सवाल ये पूछ ले, वैसे पूछेगा नहीं कि ट्यूबुलिन प्रोटीन कहां बनता है, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन बनेगा G2 में, ठीक है। अब S में क्या होता है, S में डीएनए रेप्लिकेट करेगा, डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो बाद में पैकेजिंग की भी तो जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे आपका हिस्टोन प्रोटीन बनना, आरएनए प्रोटीन तीनों में बनेगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल डुप्लीकेट हो जाते हैं G1 फेज में। सेल ग्रोथ आपकी होती रहती है। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव सबसे ज्यादा एक्टिव कब होती है, आपकी G1 फेज में होती है। अब एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, क्या लिखा गया है कि जो G1 फेज करस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब S फेज। देखो G1 फेज कहाँ आ रहा है, G1 फेज किसके किसके बीच में आ रहा है, एक तो M फेज के बीच में और एक S फेज के बीच में। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि जो G1 फेज है वो किसके किसके बीच का इंटरवल है, G1 फेज इज इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। एक तो माइटोसिस और दूसरा जब डीएनए रेप्लिकेशन का इनिशिएशन होता है उसी के बीच में आपका G1 फेज आता है। अब लिखा गया है कि ड्यूरिंग द G1 फेज सेल में क्या क्या आता है, सेल एक तो आपकी मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी, कंटिन्यूअसली ग्रो करेगी, बट अपने डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करती, क्योंकि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सिर्फ आपका एस फेज में होगा, बट आरएनए और प्रोटीन बनेगा। नेक्स्ट लाइन लिखी गई है कि एस और सिंथेसिस फेज मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस एंड रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। जो एस फेज है, एस फेज ही वो फेज होता है जब आपका डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है। एस फेज में क्या हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए परसिस्ट डबल। याद रखना, डीएनए का अमाउंट डबल हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होते। इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ द डीएनए इज डिनोटेड एज 2C देन इट इंक्रीजेस टू 4C। अगर पहले नंबर था 2C, अगर पहले आपका डीएनए का जो नंबर था कंटेंट वो 2C था, तो बाद में बढ़ के 4C हो जाएगा। However, there is no increase in the chromosome number, लेकिन क्रोमोसोम नंबर में कोई इंक्रीज नहीं होता। If the cell is diploid or 2n in number of chromosome at the G1, तो बाद में S फेज के बाद भी क्रोमोसोम का जो नंबर रहेगा वो 2n ही रहेगा। अगर पहले 2n था तो S के बाद भी 2n ही रहेगा, बट डीएनए कंटेंट आपका डबल हो रहा है। G1 और S में क्या क्या था, चलो साथ साथ बोलो। G1 फेज में क्या हो रहा है, इंटरफेज में 3 फेजेस। कौन इंटरफेज क्या था, रेस्टिंग फेज था, उस टाइम पे सेल खुद को प्रिपेयर कर रही थी। इतना समझ में आ गया, इंटरफेज में सेल खुद को प्रिपेयर कर रही थी किस चीज के लिए, डिवीजन कराने के लिए। इंटरफेज को 3 फर्दर सब फेजेस में डिवाइड किया गया, G1, S एंड G2, G1, S एंड G2, ठीक है। मैंने क्या बोला, जो G1 फेज है, G1 फेज में क्या क्या होगा, G1 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, करेक्ट। ज्यादातर जो सेल ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट कहां होंगे, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल डुप्लीकेट्स इन G1 फेज। अब इसके बाद आता है S फेज।
आरएनए प्रोटीन सब में बनेगा। एस फेज में क्या क्या होता है, एस फेज में आपका डीएनए कंटेंट डबल होता है बट क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होता है। डीएनए कंटेंट डबल हो रहा है, अगर 2C है 4C हो जाएगा, बट क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं है। अगर क्रोमोसोम नंबर आपका 2N है तो आफ्टर एस फेज भी आपका 2N ही रहने वाला है। इसके बाद आता है आपका G2। एस फेज में एक चीज और होती है, याद रखिएगा। याद है हम लोगों ने क्या बोला था, एक सेंट्रियोल पढ़ा था, सेंट्रियोल, ठीक है, सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल भी आपके एस फेज में सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट हो जाएगा। तो एस फेज में ही आपका डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और उसी के साथ साथ आपका सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट हो जाएगा। जब अभी आप बाद में पढ़ोगे ना उसमें क्या देखोगे कि आपके सेंट्रियोल्स होते हैं। सेंट्रियोल क्या था बेसिकली बताऊं, सेंट्रियोल ऐसे 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स थे, थोड़ा बहुत तो याद होना चाहिए, ठीक है, जहां से आपकी एस्टर रेज निकलेंगी, ठीक है, ट्यूबलिन प्रोटीन की, बाद में मिलकर के स्पिंडल फाइबर बना लेंगी, यही तो था ना, यहीं से तो स्पिंडल फाइबर बन रहा था। सेंट्रियोल याद आ रहा है, कुछ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर था, कुछ थोड़ा बहुत तो याद होना चाहिए। तो सेंट्रियोल डुप्लीकेट कहाँ हो रहा है, आपके एस फेज में। तो एस फेज में किसका किसका डुप्लीकेशन हो रहा है, एक तो आपका डीएनए हो रहा है और दूसरा आपके सेंट्रियोल का हो रहा है। इन द एनिमल सेल ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस। डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है न्यूक्लियस में, और जो सेंट्रियोल तो आपका साइटोप्लाज्म है ना, तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है साइटोप्लाज्म में। ड्यूरिंग द G2 फेज के टाइम पे, ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन द प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यू। सेल ग्रोथ कंटिन्यू होती रही और प्रोटीन की सिंथेसिस हुई कहां पे, G2 फेज में। इतना सा था, एक बार इसको रिवाइज कर लें। देखो इन्होंने ये बताया कि इन्होंने ये बोला कि जो सेल साइकिल होती है उसके 2 फेजेस होते हैं, एक होगा आपका इंटरफेस, सिर्फ सुनना, एक होगा आपका इंटरफेस, एक होगा आपका एम फेज। देखो जो सेल साइकिल होगी, अगर इसको हटा दिया जाए तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। अभी तक इन्होंने ये बोला कि जो सेल साइकिल होती है, ये सेल साइकिल है, सेल साइकिल में 2 फेज, एक होगा आपका इंटरफेज, ये है आपका इंटरफेज, और ये है आपका एम फेज, ठीक है। जो इंटरफेज होता है ये सेल साइकिल का 95% टाइम लेता है, कितना, 95% टाइम। और जो एम फेज होता है, एम फेज ही आपका एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, लेकिन फिर भी ये सिर्फ 5% टाइम लेता है। ह्यूमन सेल कितनी देर में डिवाइड करती है, ह्यूमन सेल 24 घंटे में एक बार, 24 आवर में आपकी ह्यूमन सेल एक बार डिवाइड कर ले रही है। अब 24 घंटे में डिवाइड कर रही है तो एक्चुअल सेल डिवीजन कितनी देर चल रहा है, इंटरफेज कितनी देर चल रहा है, क्योंकि सेल साइकिल में तो दोनों फेज है। तो 24 घंटे में 23 घंटे चलता है आपका इंटरफेज और सिर्फ 1 घंटे चलता है आपका एम फेज, जब आपकी एक्चुअल सेल डिवीजन होती है। क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल साइकिल का टाइम एक ही है, आंसर इज नो। ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म सेल साइकिल का टाइम ड्यूरेशन वेरी करता है। जैसे आपके सिलेबस में एक तो ह्यूमन सेल का दिया गया है कि 24 आवर में एक बार डिवाइड करेगी, प्लस आपके सिलेबस में ईस्ट का दिया गया है, ईस्ट आपका 90 मिनट में एक बार आपका ईस्ट डिवाइड करता है, ठीक है। अब इसके बाद ये बताया गया है कि जो आपका एम फेज होता है, एम फेज ही आपका एक्चुअल सेल डिवीजन है, इसी टाइम पे आपकी सेल एक्चुअली डिवाइड करती है। एम फेज में पहले होगा न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब कि कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद होगा आपका साइटोकाइनेसिस एंड अल्टीमेटली आपकी 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगी। कैरियोकाइनेसिस मींस न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोकाइनेसिस मींस आपका सिंपली साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, करेक्ट। फिर बोला गया जो आपका इंटरफेस है, इंटरफेस को रेस्टिंग फेज बोला जाता है क्योंकि इस टाइम पे सेल खुद को प्रिपेयर करती है सेल डिवीजन कराने के लिए। इंटरफेस को फर्दर 3 सब फेजेस में डिवाइड किया गया, G1S एंड G2। G1S एंड G2। G1 फेज में क्या होता है, देखो सेल ग्रोथ सब में होगी। G1 फेज में क्या होता है, G1 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल डुप्लीकेट हो जाते हैं आपके G1 फेज में, ठीक है। आरएनए प्रोटीन की सिंथेसिस किसमें होगी, आरएनए प्रोटीन की सिंथेसिस सब में हो रही है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि डीएनए डुप्लीकेट कहां हो रहा है, तो डीएनए डुप्लीकेट होता है एस फेज में। सेंट्रियोल डुप्लीकेट कहां हो रहा है, एस फेज में। ज्यादातर सेल ऑर्गेनेज डुप्लीकेट कहां हो रहा है, देन आंसर इज G1 फेज। ट्यूबलिन प्रोटीन कहां बन रहा है, तो ट्यूबलिन प्रोटीन बनता है G2 फेज में। हिस्टोन प्रोटीन कहां बन रहा है, एस फेज में बन रहा है। डीएनए कहां डुप्लीकेट हो रहा है, एस फेज में। क्रोमोसोम कहां डुप्लीकेट हो रहा है, कहीं क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन नहीं होता। क्रोमोसोम नंबर आफ्टर एस फेज भी क्रोमोसोम जितने होते हैं उतने ही रहते हैं, सिर्फ डीएनए कंटेंट डबल हो रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं हो रहा है। क्या सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता है, यस सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता है। क्या सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन न्यूक्लियस में हो रहा है, नहीं। सेंट्रियोल जब न्यूक्लियस में है ही नहीं, वहां पे डुप्लीकेट कहां से होगा। न्यूक्लियस में आपका डीएनए है, डीएनए का डुप्लीकेशन कहां हो रहा है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था जब सेल में ओवरव्यू ऑफ द सेल देखा था, ठीक है, ह्यूमन चीक सेल ली थी, क्या देखा था, बाहर सेल मेम्ब्रेन है, अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपका क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, डीएनए, ये तो देखा था ना। तो न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए है, तो डीएनए डुप्लीकेट कहां करेगा, न्यूक्लियस के अंदर करेगा। सेंट्रियोल न्यूक्लियस में नहीं है, सेंट्रियोल आपका साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट था। कैसा था, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर था, किसमें हेल्प कर रहा था, सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा था। क्या बना रहा था, स्पिंडल फाइबर बना रहा था। तो जब आपका सेंट्रियोल न्यूक्लियस में नहीं है, साइटोप्लाज्म में है, तो न्यूक्लियस का डुप्लीकेशन कहां होगा, सॉरी सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहां होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। न्यूक्लियस डीएनए का डुप्लीकेशन कहां हो रहा है, न्यूक्लियस में हो रहा है। सेंट्रियोल का कहां हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। फिर आया आपका G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है, एक तो आपका सेल ग्रोथ कंटिन्यू चल ही रहा है, प्लस G2 फेज में आपका आरएनए और प्रोटीन भी बन जाता है। क्या, आरएनए और प्रोटीन भी बन जाता है। इतना था आपका ये। इसके बाद हम लोग अभी एक फेज और देखेंगे, ये G0 फेज। जैसे कई कुछ टाइम पे क्या होता है, जैसे क्या हर सेल को हमेशा डिवाइड करना है,
नहीं डिवाइड करती, हर सेल डिवाइड नहीं करती। हम लोग परमानेंट सेल देखने के सेल मैच्योर हो गई है, नहीं डिवाइड करती। जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती है उसमें डिवीजन होता है, बट जब वो परमानेंट बन जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो उन डिवीजन की एबिलिटी लूज कर देती है, तो उसमें फर्दर डिवीजन नहीं होता है। ऐसे ही जो हर्ट सेल होती है उन्हें भी डिवीजन की जरूरत नहीं होती। तो वो सेल्स जिनको डिवीजन की जरूरत नहीं होती वो G1 से एग्जिट कर जाती हैं। कहां पे? G0 फेज में। क्या वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाती हैं? नहीं, वो एक्टिव तब भी रहती हैं, थोड़ा कम एक्टिव रहती हैं, ठीक है, एक्टिव तब भी रहती हैं। यहां से जब वो एक्टिव, यहां से जब G0 से एग्जिट कर जाती हैं, तो क्या हमेशा के लिए चली गई देश दुनिया से बाहर? नहीं, जब जरूरत पड़ती है वो वापस से इस सेल साइकिल में एंटर कर जाती हैं। देखो क्या लिखा गया है कि सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन लाइक हर्ट सेल, ठीक है। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो सेल डिवीजन नहीं शो करती, लाइक हर्ट सेल। मेनी अदर सेल डिवाइड ओनली ओकेजनली, जैसे हर्ट सेल है वो डिवाइड नहीं करेगी, बट कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो ओकेजनली डिवाइड करती हैं। क्यों डिवाइड करेंगी? अगर सेल्स को रिप्लेस करना है। जो सेल्स या तो इंजरी की वजह से लूज हो गई हैं या तो सेल ही खत्म हो गई, सेल की डेथ हो गई है। दीज सेल्स डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट G1 फेज टू एंटर एन इनएक्टिव फेज। जो सेल्स जिनको फर्दर डिवीजन नहीं करना होता वो G1 से एग्जिट कर जाती हैं। कहां चली जाती हैं? G0 में चली जाती है। क्या बोला जाता है? क्विसेंट फेज या G0 फेज बोला जाता है। सेल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव। मैंने क्या बोला था कि इस टाइम पे भी सेल आपकी मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी, बट उसमें डिवीजन नहीं होता क्योंकि वो एग्जिट कर गई हैं। जब जरूरत होगी तब वो वापस से जीवन में एंटर कर जाएंगी, बट नो लॉन्गर पॉलिफरेट unless called on to do so depending on the requirement of the organism। जब तक की जरूरत नहीं होगी तब तक वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, लेकिन जीवन में अब वो सेल साइकिल का पार्ट नहीं, अब वो जीवन से एग्जिट करके कहां चली गई? क्विसेंट फेज या G0 फेज में चली गई। तो इसमें क्या लिखा गया कि कुछ सेल्स ऐसी होती हैं, क्या सारी सेल्स डिवाइड करती? नहीं, हर सेल डिवाइड नहीं करती, प्लांट में परमानेंट सेल डिवाइड नहीं करती, बट कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो कि ओकेजनली डिवाइड करती हैं। उनमें भी हमेशा डिवीजन नहीं चल रहा है, बट कभी कभी उनमें डिवीजन होता है। अब ओकेजनली कैसे? शादी ब्याह में डिवाइड करिए? नहीं, जैसे मान लो कोई सेल है उसको रिप्लेस करना है। रिप्लेस क्यों करना पड़ेगा? कोई चोट लग गई, घाव है, घाव को भरना है, तब उसको रिप्लेस करना होगा। कोई सेल थी, डेथ हो गई उसकी, उसको रिपेयर करने में कौन काम आता है? वहां पे भी आपका तब सेल डिवीजन चलता है। और जो सेल्स मान लो जिसको डिवीजन नहीं करना है वो G1 से एग्जिट कर जाती है। कहां चली जाएगी? G1 से एग्जिट करके चली जाती है G0 फेज में। इस G0 फेज को क्या बोलते हैं? इस G0 फेज को बोला जाता है क्विसेंट फेज बोला जाता है। क्या G0 फेज की सेल्स मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होती हैं? यहां से सवाल आ सकता है, याद रखना कि सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव ही होती हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव ही होती हैं। जब ऑर्गेनिज्म को जरूरत पड़ेगा वो वापस से सेल साइकिल में एंटर कर जाएंगी। इतना समझ में आ गया? अब नेक्स्ट लिखा गया है इन एनिमल माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स। जो एनिमल्स होते हैं उसमें जो माइटोटिक सेल डिवीजन देखोगे वो सिर्फ आपके डिप्लॉयड मतलब 2n सेल्स में दिखेगा, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जहां पे हैप्लॉइड सेल में आपको डिवीजन देखने को मिलेगा, जैसे कि हनी बी। याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि हनी बी आपका हैप्लॉइड है, कैसा है? n है, बट स्टिल वहां पे आपका माइटोटिक डिवीजन होता है। इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में आपका हैप्लॉइड हो या डिप्लॉइड हो, दोनों में चलेगा। देखो एनिमल में 2n में चल रहा है माइटोटिक, और अगर प्लांट्स से साइड में लिख लिया करो, अगर प्लांट्स है तो प्लांट्स में आपके n में भी चल रहा है, 2n में भी चल रहा है। एनिमल का मैंने एक एक्सेप्शन बताया भैया, क्या था एक्सेप्शन है मेल हनी बी। तो क्या बोला? माइटोटिक सेल डिवीजन अगर एनिमल की बात की जाएगी तो वो सिर्फ चलेगा आपका 2n में। एक्सेप्शन है आपका हनी बी। कौन सा हनी बी? मेल हनी बी है, मेल हनी बी ड्रोन। और अगर प्लांट की बात की जाएगी तो प्लांट में चाहे आपका हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड, वहां पे आपका माइटोटिक सेल डिवीजन चलता है। फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ द एग्जाम्पल ऑल्टरनेशन, ये तो आपके चैप्टर नंबर 3 में दिया गया, कुछ लिखा नहीं है हालांकि। फिर आता है आपका एम फेज। अब आपका एक्चुअल एम फेज स्टार्ट होता है। याद रखना माइटोटिक डिवीजन किस में होता है? एनिमल्स की अगर बात की जाए तो डिप्लॉइड सेल में होता है, एक्सेप्शन इज मेल हनी बी यानी कि ड्रोन। प्लांट्स की अगर बात की जाए तो आपकी हैप्लॉइड सेल हो या आपकी डिप्लॉइड सेल हो, दोनों में आपका माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। अब स्टार्ट होगा आपका एम फेज। इस क्लास में हम लोग एम फेज देखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा म्यूसिस देख के खत्म करके निपटा देंगे ये चैप्टर। एम फेज में क्या होता है? देखो एम फेज, दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। ये सब लाइन याद रखिएगा, मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल बोला जा रहा है, इन्वॉल्विंग ए मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। अब इसको मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि आप एम फेज में क्या देखोगे ना, पहले एक सेल है, सेल में क्रोमैटिन है, न्यूक्लियस है, ठीक है, उसमें क्रोमैटिन प्रेजेंट है। क्रोमैटिन मतलब नेटवर्क, थ्रेड नेटवर्क, ठीक है। फिर आप क्या देखोगे, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। फिर आप क्या देखोगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई, सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक है, गोल्जी बॉडी है। बट धीरे धीरे जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज आते आते क्या होगा, वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाते हैं और ऑर्गेनेल्स भी दिखने लग जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्रामा चल रहा है, बहुत ज्यादा नाटक चल रहा है कि पहले अपीयर हुआ,
पहले डिसअपियर हुआ फिर वापस अपीयर हो गया, तो जब वापस अपीयर होना था तो डिसअपियर हुआ ही क्यों? तो टोटल हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि ठीक है बहुत ज्यादा ड्रामेटिक लाइफ चल रही है उसकी। तो जो एम फेज होता है, एम फेज कैसा है? एम फेज आपका मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड है सेल साइकिल का। सिंस द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड द प्रोजेनी इज द सेम, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है। ये बात याद रखिएगा कि जो एम फेज होता है, एम फेज में अगर पेरेंट सेल में 2n है तो जो डॉटर सेल्स बनेगी उसमें भी 2n ही रहेगा, 2n ही रहेगा। क्या बोला जाता है? इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल इक्वल, इक्वेशनल मींस सिंपल इक्वल से याद रखो, इक्वेशनल डिवीजन मींस इक्वल, जितने क्रोमोसोम नंबर आपके पेरेंट सेल में है उतने ही आपके दोनों डॉटर सेल में रहेंगे। अगर 2n है तो 2n ही रहेंगे, समझ में आ गया? 2n है तो 2n ही रहेंगे। सिर्फ आप एक टर्म याद रखो ना, आपका पूरा माइटोटिक पूरा आपका ये तैयार हो जाएगा, पूरा आपका मियोसिस, माइटोसिस मियोसिस दोनों बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। सिर्फ मेरे कहने पे दो चीजें याद रखो, इक्वेशनल यहाँ पे और वहां पे रिडक्शनल। फिलहाल इक्वेशनल याद रखो, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। क्या? इक्वेशनल डिवीजन। जब हम लोग नेक्स्ट क्लास लगाएंगे ना मियोसिस की, तब एक बार अपन वापस से एम्प्रेस रिवाइज करेंगे और यकीन करो आपका बहुत अच्छे तरीके से करा देंगे हम। इक्वेशनल डिवीजन, जो पेरेंट सेल में था क्रोमोसोम नंबर वही आपका डॉटर सेल में भी जाएगा। पेरेंट में 2n है, देन डॉटर में भी आपका 2n जाने वाला है। तो क्या लिखा गया कि थ्रो फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। 4 स्टेज में आपकी न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट होगी। 4 स्टेज में न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट होगी, जिसको कि कैरियोकाइनेसिस बोला जा रहा है। इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सेल डिवीजन इज ए प्रोग्रेसिव प्रोसेस एंड वेरी क्लियर कट लाइंस कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेजेस। याद रखना यहाँ पे, अगर सवाल में ये पूछ लिया जाए क्या क्लियर कट डिवीजन, क्या क्लियर कट आपको दिखाई देता है कि कब प्रोफेज खत्म हो रहा है, कब प्रोफेज खत्म हुआ, कब मेटाफेज स्टार्ट हुआ, कब एनाफेज खत्म हुआ, कब आपका टेलोफेज स्टार्ट हुआ? तो ये प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। प्रोग्रेसिव प्रोसेस मतलब कंटिन्यूअसली चल रहा है, कंटिन्यूअसली। ऐसा नहीं है कि प्रोफेज खत्म होगा फिर आपका मेटाफेज स्टार्ट होगा, नहीं, प्रोफेज खत्म होते होते ही आपका मेटाफेज स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी आप देखोगे ना तो आपको क्लियर कट नहीं दिखेगा, फिर आप एज्यूम कर सकते हो कि अच्छा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीट डिसअपियर हो गई है तो मतलब मेटाफेज स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आपके क्रोमोसोम इक्वेटर पे आके अलाइन हो गए हैं तो मतलब आपका मेटाफेज चल रहा है। तो जब आपको थोड़ा बहुत आपको अनुमान लगाना होता है, आपको गेस करना होता है, तो वहां से आपको पता चलेगा अच्छा प्रोफेज चल रही है, मेटाफेज चल रही है, एनाफेज चल रही है, टेलोफेज चल रही है। ठीक है, तो आप इस तरीके से करोगे तब आपको पता चलेगा। सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग हो गई, ठीक है, तब आपको पता चलेगा अच्छा एनाफेज चल रही है। तो प्रोग्रेसिव प्रोसेस होता है, प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, इसलिए एक क्लियर कट लाइन नहीं दिखती, आप नहीं बता सकते कि कब प्रोफेज स्टार्ट हुई है, कब मेटाफेज खत्म हो रही है, कब टेलोफेज स्टार्ट हो रही है। इसलिए लिखा गया, एनसीईआरटी कहती है कि सेल डिवीजन इज ए प्रोग्रेसिव प्रोसेस, लगातार चलने वाला प्रोसेस होता है एंड वेरी क्लियर कट लाइंस कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन द वेरियस स्टेजेस। जो भी वेरियस स्टेजेस होती हैं उसमें आपको क्लियर कट लाइन नहीं देखने को मिलती। क्यों? क्योंकि जो आपका फेज है, जो चल रहा है आपका, जो आपका सेल डिवीजन चल रहा है, वो आपका प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। 4 स्टेजेस हैं कैरियोकाइनेसिस की, कौन कौन सी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, करेक्ट? 4 स्टेजेस हैं। कौन कौन सी है? प्रोफेज, मेटाफेज, अब तक मुझे लग रहा था कि मेरी आवाज ही नहीं आ रही है। कैरियोकाइनेसिस में टोटल 4 स्टेजेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो यहाँ पे 2 लाइन याद रखिएगा। देखो एम फेज क्या होता है, देखो एम फेज क्या है? मोस्ट ड्रामेटिक फेज है। मोस्ट ड्रामेटिक क्यों बोला जा रहा है कि पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, फिर उसको डिसअपियर कराया जाएगा, फिर वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को अपीयर हो जाएगी। ऑर्गेनेल्स हैं, पहले हैं फिर गायब होंगे फिर वापस से आ जाएंगे, यही सब तो हो रहा है। तो इसीलिए इसको मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड बोला जाता है। जो आपका माइटोटिक है, जो आपका एम फेज चलता है, एम फेज को आपको इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है। अब इसको इक्वेशनल डिवीजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि जितने क्रोमोसोम नंबर आपके पेरेंट सेल में थे, जब आपकी डॉटर सेल्स बनेंगी उसमें भी आपको उतने ही क्रोमोसोम नंबर देखने को मिलेंगे। एम फेज में पहले क्या होता है? पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, फिर साइटोकाइनेसिस होगी। कैरियोकाइनेसिस में आपको 4 स्टेज देखने को मिलेगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। क्या आप क्लियरली बता सकते हो कि कब प्रोफेज खत्म हो रही है, कब मेटाफेज स्टार्ट हो रही है? क्या आपको एक क्लियर कट लाइन दिखती है इस डिवीजन में, कैरियोकाइनेसिस में? देन आंसर इज नो, बिकॉज जो आपका सेल डिवीजन है वो आपको प्रोग्रेसिव प्रोसेस होता है। क्या ऐसा है? प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, करेक्ट। कौन कौन सी 4 स्टेजेस है कैरियोकाइनेसिस में? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज।